सोचिए जरा, अगर हमें पता चले कि स्कूल में पढ़ा हुआ इतिहास पूरी सच्चाई नहीं है। क्या हो अगर वो बस एक कहानी हो जिसे बहुत ध्यान से चुनकर हमें सुनाया गया हो। आज हम इसी कंटेस्टेड नैरेटिव की पड़ताल करेंगे, जहां अतीत एक तरह से एक युद्ध का मैदान बन गया है। तो आज की हमारी पड़ताल का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम सबसे पहले समझेंगे कि इतिहास कैसे एक विवादित कहानी बन जाता है। फिर हम सोमनाथ के प्रतीक की कई परतों को देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कैसे ये प्रतीक स्कूलों के सिलेबस तक पहुंच गया है। हम जानेंगे कि टेक्स्ट बुक्स में असल में क्या बदला है और आखिर में इस बड़े सवाल पर बात करेंगे कि हम अपने अतीत को याद ही क्यों रखते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या इतिहास पत्थर की लकीर है या फिर एक ऐसी कहानी जिसे कोई भी देश अपनी पहचान बनाने के लिए चुनता है। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये भारत में चल रही एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक बहस की जड़ है। असल में ये इस बात की लड़ाई है कि हम कौन हैं, हम क्या याद रखना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएंगे। इस बड़ी और उलझी हुई बहस को समझने के लिए चलिए एक ऐसे प्रतीक से शुरुआत करते हैं जो सदियों से इसके बिल्कुल केंद्र में रहा है, सोमनाथ मंदिर। अब देखिए, सोमनाथ की कहानी कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियों का एक संगम है। एक तरफ तो है मिथक और रहस्य, जैसे हवा में तैरता हुआ ज्योतिर्लिंग, और दूसरी तरफ है इसका दर्दनाक इतिहास, आक्रमणों और विनाश की यादें। और इन सब के बीच ये बार बार उठ खड़े होने का मतलब रेजिलियंस का भी एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और फिर आता है बाण स्तंभ। सोचिए, एक ऐसा तीर स्तंभ जो सीधे दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है और कहता है कि इसके आगे कोई जमीन नहीं है। यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये भारत के प्राचीन खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का एक सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि सोमनाथ की कहानी सिर्फ धर्म और आक्रमण की नहीं है, बल्कि विज्ञान और एक प्राचीन सभ्यता की भी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 6ठी सदी में इसका जिक्र मिलता है। 1025 में महमूद गजनवी इसे तबाह करता है। फिर सदियों बाद 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर इसे फिर से बनवाती हैं और 1950 में आज़ाद भारत में सरदार पटेल की अगुवाई में इसका फिर से निर्माण होता है। ये जो टूटने और फिर से बनने का सिलसिला है ना, यही सोमनाथ को भारतीय स्मृति में इतना शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। तो एक प्राचीन मंदिर का इतिहास आज स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस से कैसे जुड़ जाता है? यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां प्रतीक सिलेबस बन जाता है और इतिहास की किताबें एक वैचारिक जंग का मैदान। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब किसी देश का अतीत इतना जटिल हो, इतना विरोधाभासी हो, तो वो अपने बच्चों को कौन सी कहानी सिखाता है? क्या वो मुश्किल सच्चाइयों का सामना करता है या फिर एक आसान एक जैसी कहानी करता है? बस यही चुनाव है जो शिक्षा पर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। इस वैचारिक लड़ाई का मैदान कहीं और नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की स्कूल की किताबें हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT पब्लिश करती है। और हाँ, ये लड़ाई कोई नई नहीं है। दशकों से जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं, इतिहास की किताबों पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो भारत की राजनीति में बार बार दोहराया जाता है। देखिए, 70 के दशक में जनता पार्टी सरकार से लेकर 90 के दशक में NDA सरकार पर लगे भगवाकरण के आरोपों तक, फिर UPA सरकार का डीसैफ्रनाइजेशन का वादा और अब 2014 के बाद मौजूदा सरकार का युक्तिकरण। पैटर्न बिल्कुल साफ है। हर राजनीतिक बदलाव के साथ इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश होती है। तो असल में बदला क्या है? चलिए हाल के युक्तिकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि कौन सी कहानियां हटाई जा रही हैं और कौन सी जोड़ी जा रही हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक मुगल इतिहास से जुड़ा है। मुगल दरबार पर एक पूरा का पूरा चैप्टर, दिल्ली सल्तनत के अहम हिस्से और मुगल बादशाहों की उपलब्धियों वाली टेबल सब हटा दिए गए हैं। ये एक तरह से भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से को सिलेबस से निकालने जैसा है। और बात सिर्फ पुराने इतिहास की नहीं है। आधुनिक भारत की कुछ सबसे संवेदनशील घटनाओं के वर्णन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 2002 के गुजरात दंगों के जिक्र को मुस्लिम विरोधी से बदलकर सिर्फ गुजरात दंगे कर दिया गया। गांधी की हत्या के संदर्भ से कुछ डिटेल्स हटा दी गईं। यहां शब्दों का चुनाव और डिटेल्स का हटना पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता। और ये बदलाव सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान से डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल और राजनीति विज्ञान से सामाजिक आंदोलनों और जाति आधारित भेदभाव पर चैप्टर्स भी हटा दिए गए हैं।
इससे एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा मिलता है, जहां शायद जटिल और विवादास्पद विचारों को सिलेबस से बाहर किया जा रहा है। तो अगर कुछ हटाया जा रहा है तो कुछ जोड़ा भी जा रहा है। सिलेबस में अब मराठा साम्राज्य पर एक पूरा नया चैप्टर है और शक्तिशाली मराठा महिलाओं पर एक नया सेक्शन भी शामिल है। यहाँ इतिहास का फोकस साफ तौर पर एक हिस्से से हटाकर दूसरे पर किया जा रहा है। और यहीं आकर कहानी का पूरा सर्कल पूरा होता है। नए सिलेबस में जिन शक्तिशाली मराठा महिलाओं का जिक्र है, उनमें से एक हैं अहिल्याबाई होलकर, वही शासक जिन्होंने 18वीं सदी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। ये शायद सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये दिखाता है कि सिलेबस में बदलाव एक खास तरह के इतिहास को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, जो सोमनाथ जैसे प्रतीकों से जुड़ता है। तो आखिर इस पूरी बहस का मतलब क्या है? ये हमें उस मूल सवाल पर वापस लाता है कि इतिहास का आखिर उद्देश्य क्या है। एक पक्ष का तर्क है कि ये एक सांस्कृतिक नरसंहार जैसा है। आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ सिलेबस कम करना नहीं है, बल्कि एक वैचारिक कोशिश है जिसमें कुछ समुदायों, खासकर मुसलमानों के इतिहास को मिटाकर एक खास किस्म की राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी ओर एनसीईआरटी का ऑफिशियल पक्ष बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि इसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस छात्रों पर सिलेबस का बोझ कम करने और रटने की जगह क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक एजुकेशनल एक्सरसाइज है। इस बहस ने एकेडमिक जगत को भी बांट दिया है। सोचिए, दर्जनों शिक्षाविद जिन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स लिखने में मदद की थी, उन्होंने अब एनसीईआरटी से कहा है कि इन बदली हुई किताबों से उनके नाम हटा दिए जाएं। वो इन नए वर्जन से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते। और अंत में ये बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, हम इतिहास पढ़ाते ही क्यों हैं? क्या इसका मकसद एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना है, भले ही इसके लिए कुछ सच्चाइयों को नज़रअंदाज करना पड़े? या फिर इसका मकसद आने वाली पीढ़ी को अपने देश के उलझे हुए, विरोधाभासी और अक्सर मुश्किल अतीत का सामना करने के लिए तैयार करना है? इसका जवाब जो भी हो, वो भारत के भविष्य को आकार जरूर